हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 10 जुलाई। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर 1 पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे एक दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है खत्म हो रही हैं जाति धर्म की बाधाएं, तो अब लागू होना चाहिए देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड। लागू करने का सही समय बताया गया है ये दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए है अनुच्छेद 44, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये बात बताई जा रही है इसके बारे में। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता की ज़रूरत जताई है यहाँ पे। तो बता रहे हैं कि न्यायाधीश प्रतिभा एम सिंह ने तलाक के मामले में अपने फैसले में कहा है कि आज का भारत धर्म जाति समुदाय से ऊपर उठ चुका है। ये बाधाएं खत्म हो रही हैं। बदलाव की वजह से शादी और तलाक में दिक्कत भी आ रही है। आज की युवा पीढ़ी को इन दिक्कतों से जूझना नहीं चाहिए। अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई थी उसे हकीकत में बदलना ही चाहिए, तो बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक मैटर निकल के आया था दिल्ली हाईकोर्ट के सामने, ये है मीना जनजाति से संबंधित। तो इसमें मामला क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने तलाक का एक केस आया। पति इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीना जनजाति से है, लिहाजा उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। पति द्वारा फैमिली कोर्ट में दायर तलाक की अर्जी खारिज हो। पति ने हाईकोर्ट में पत्नी के इसी दलील की अर्जी दायर की थी। हाईकोर्ट ने पति की अपील को स्वीकार कर अपने फैसले को कानून मंत्रालय में विचार के लिए भेज दिया है। तो मसला ये आ रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट लागू हो, ये कह रही हैं कि मीना जनजाति से हैं वो, तो उनके लिए उनके ऊपर ये हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। तो ये काफ़ी सारी उलझनें हो जाती हैं एक देश के अंदर। आपको पता है अब पुराना समय था जब धर्म जाति के नाम पर चीज़ें हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लोग मानते थे चीज़ों को। तब इतनी ज़्यादा लव मैरिजेज भी प्रचलन में नहीं थी, इतने ज़्यादा तलाक के केसेज भी नहीं आते थे। लेकिन आज वो समय बदल रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है भारत के अंदर, हिंदुओं के लिए अलग से है। मुसलमान के लिए शारिया एक्ट है 1937 का। इसी तरह पारसीज के लिए अलग से एक्ट है। यहाँ पे एक स्पेशल मैरिज एक्ट भी है 1954 का, जो कि बात करता है विभिन्न धर्मों के बीच शादियों की। जैसी लव मैरिज जो होती है वो 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत आता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे डेवलपमेंट जब भारत में हो रहे हैं, तो बात जताई जा रही है कि अब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी भारत में आना चाहिए। ये अलग अलग जो मसले हैं अपने अपने जाति अपने अपने धर्म को लेकर के जो एक्ट है उनके अनुसार शादियों के मसले हैं, प्रॉपर्टी के मसले हैं, उनको अब एक यूनिफॉर्म वे में लेकर के आना चाहिए ताकि ये इतनी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। तो बात यही की जा रही है, क्या है नागरिक संहिता। तो इसमें है देश के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामले जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार के मामले हो गए, पैतृक संपत्ति के मामले इसी के तहत आते हैं। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद धर्म आधारित कानून लागू नहीं होंगे, जो कि मैंने आपको बताया था। हिंदू मैरिज एक्ट, शारिया एक्ट, पारसीज के अलग से एक्ट है यहाँ पे। तो ये बातें की जा रही हैं। वर्तमान स्थिति आप देख सकते हैं, हिंदुओं के लिए अलग से एक्ट है यहाँ पे, शरिया एक्ट है, कुरान के मुताबिक जो काम करता है। तो अब ये कानून मंत्रालय के पास विचार के लिए भेजा है दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले के ऊपर। तो देखते हैं आने वाले समय में इसका पुरजोर डिमांड की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के अंदर लेकर के आया जाना चाहिए ताकि चीज़ों को यूनिफॉर्म वे में सॉल्व किया जा सके। ये आप देख सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल भी है सामने। वो क्या है कि अनुच्छेद 25 फंडामेंटल राइट है, वो कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट सीक्स टू प्रिजर्व द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, यानी कि आपको धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की। आप चाहे हिंदू हैं तो आप मुसलमान का प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। ये आपकी अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मतलब इसमें कोई बंदिश नहीं है आपके ऊपर। ये बात करता है अनुच्छेद 25। वहीं एक तरफ ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करता है विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वलिटी एंशर्ड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अंडर आर्टिकल क्या कहता है कि जो कानून है उसके समक्ष सभी लोग समान है, चाहे वो किसी धर्म जाति से, किसी स्थान, किसी वंश से हो, वहाँ पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट निकल के आते हैं कि अनुच्छेद 25 आपको किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। 14 आपको कहता है कि सभी लोग समान हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको लेकर के आना है। तो ये कई सारी उलझनें भी हैं जिनको कि कंसिडर करते हुए ही हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना है। भारत बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंट्री है। ऐसा नहीं है कि एक दो धर्म के लोग ही हैं, कई सारे धर्म यहाँ पे मिक्स्ड हैं। तो यही डाइवर्सिटी है भारत की। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बात की जा रही है
कि क्या क्या इसके अंदर एरियाज आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मैरिज की बात हो गई, तलाक की बात हो गई, मेंटेनेंस जो होता है आपको पता है तलाक के बाद जो दिया जाता है, इनहेरिटेंस के जो राइट्स होते हैं, अडॉप्शन यानी कि जो अडॉप्ट किया जाता है चाइल्ड को, उसकी बात हो गई, सक्सेशन हो गया प्रॉपर्टी का, जो आपकी संपत्ति होती है उसके उत्तराधिकार को लेकर के जो कानून है अभी अलग अलग, तो वो सब के सब यहाँ पे एक हो जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। मतलब ये झंझटें खत्म हो जाएंगी, अलग अलग एक्ट को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धर्मों की मान्यताएं हैं, तो इन सब को सॉल्व करने की बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके। तो ये देख सकते हैं 1954 का जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है 1956 का यहाँ पे। उसके बाद फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये सिफारिशें की गई हैं 1986 में, 2003 में, 2015 में, लेकिन अभी तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है। केवल ये DPSP के अंदर बताया गया है, आर्टिकल 44 के अंदर इसका उल्लेख है, लेकिन इसे अभी लागू नहीं किया भारत के अंदर। तो ये भी गाइडलाइन है भारत के लिए गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन बताने का काम करता है, दिशा निर्देश देता है। जो हमारी DPSP हैं गाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने का काम अभी सरकार का है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या और डेवलपमेंट निकल करके आते हैं। ये बात की जा रही है दो महिलाओं की, इंपॉर्टेंट महिलाएं दोनों की दोनों। तो पहली है ये अमेरिका में मेडिकेयर डायरेक्टर बनी है मीना, इनका नाम है, स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ हैं, भारतवंशी हैं ये। डॉक्टर मीना शेषमणि को अमेरिका में सेंटर फॉर मेडिकेयर का निदेशक यानी कि डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। वे 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों, निशक्तजनों और गुर्दों की बीमारी से पीड़ित मेडिकेयर कवरेज पर निर्भर लोगों की सेवा में संस्थान का नेतृत्व करेंगी। तो लीडरशिप में आ गई हैं। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर मीना शेषमणि। दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ये हैं WHO में चीफ साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ये किन की बेटी हैं? ये हैं MS स्वामीनाथन जी की बेटी हैं। आपको पता होगा भारत में हरित क्रांति के जनक रहे हैं जो, उनकी बेटी हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। WHO के अंदर मुख्य वैज्ञानिक हैं। इनके बारे में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 6 हफ्ते में WHO की लिस्ट में होगी कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन को WHO की लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, विचार विमर्श चल रहा था कि कोवैक्सीन को शामिल नहीं किया गया था, जबकि कोविशील्ड ऑलरेडी शामिल है उनकी लिस्ट के अंदर। तो अब कोवैक्सीन को भी शामिल कर लिया जाएगा, ये इनके द्वारा बताया गया है। यहाँ एक ऑक्सफैम इंडिया करके, ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी काम करती है ये। तो इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है गरीबी को लेकर के। तो दुनिया भर में भूख से हर मिनट यानी कि हर 1 मिनट में 11 लोगों की जान जाती है, ऐसी एक रिपोर्ट लेकर के आई है ऑक्सफैम। तो बता रही है गरीबी उन्मूलन, आपको पता है पॉवर्टी को जो एलिमिनेट करना है, ये हमारा एक SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये 17 गोल हैं, वहाँ पे गरीबी को लेकर भी एक पॉइंट है, वहाँ पे गरीबी को लेकर के भी टारगेट है, एक लक्ष्य है वहाँ पे। तो उसी की बात की जा रही है। गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाले संगठन, गरीबी को हटाने के लिए काम करता है ऑक्सफैम। तो उसकी रिपोर्ट है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज, ये इसकी रिपोर्ट का नाम है, याद रखिएगा, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि दुनिया भर में भूखमरी के कारण हर 1 मिनट में 11 लोगों की जान जाती है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। तो ये इस प्रकार की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए और किसके द्वारा जारी की गई है, ये भी आपको इसका आइडिया होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है, कल एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ACB के द्वारा ये एक्शन लिया गया है RPSC के अंदर। तो वहाँ पे एक कनिष्ठ लेखाकार हैं, उनको 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। RAS में जो अभी परीक्षा होकर के चुकी है 2018 की, उसके इंटरव्यूज़ भी कुछ चल रहे हैं अभी। तो उसको लेकर के ये इस प्रकार की रिश्वत दी गई थी। यहाँ पे 23 लाख रुपए की रिश्वत दी गई थी। आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी रिश्वत दी गई थी, किस प्रकार से ये जो परीक्षार्थी हैं जिनके द्वारा तैयारियां की जा रही हैं उनके साथ ये खिलवाड़ किया जाता है। तो अच्छी कार्रवाई की गई है, ऐसी कार्रवाई आगे भी होती रहनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं सही तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर एक विश्वास बना रहना चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं आगे बन सकते हैं, लग सकते हैं। इस प्रकार की जो वैकेंसीज आती हैं, बड़ी वैकेंसीज होती हैं ये राजस्थान के अंदर, तो ये एक बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए कमेंट उसमें कमेंट करके। यहाँ बात की जा रही है कोटा डेयरी की। तो कोटा डेयरी में फ्री ऑन गैस से भरा सिलेंडर फटा है, सुरक्षा गार्ड की यहाँ पे मौत हो गई है। फ्री ऑन गैस, इसका दूसरा नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि फ्री ऑन गैस को किस और नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे इसे ज़रूर बताइए। यहाँ बात की जा रही है, ये कॉन्जर्वेशन की बात की जा रही है, किनकी? ऑडिव रिडले टर्टल। ये एक जो प्रजाति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजाति है,
जो कि लुप्त होने के कगार पर है, ऑलिव रिडले टर्टल। तो ये आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर। अब मुझे बताइए भारत के अंदर किस राज्य में और किस अभ्यारण्य के अंदर मिलते हैं ऑलिव रिडले टर्टल। इम्पॉर्टेंट ये स्पीसीज है, कछुओं की लुप्त प्राय प्रजाति है ये। तो उनके संरक्षण की बात की जा रही है। ये इंडोनेशिया की पिक्चर है हालांकि यहाँ पे। तो इनके संरक्षण को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। भारत के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है इनको लेकर के। तो मुझे ज़रूर बताइए कि ये कहाँ पर है, ऑलिव रिडले टर्टल कहाँ पर पाए जाते हैं मुख्यतः भारत के अंदर, और कौन सा अभ्यारण्य के लिए फेमस है। यहाँ बात की जा रही है मानसून के सत्र की। तो मानसून सत्र में समान दिन रहेंगे। संसद में अभी जो मानसून का सत्र स्टार्ट होने वाला है 19 जुलाई से शुरू हो जाएगा मानसून सत्र। तो देख लेते हैं कुछ बिजनेस आवर्स जो मानसून के संसद के जो हैं यहाँ पे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बात की जा रही है पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले देखिए आप 11 बजे हमारा सदन स्टार्ट हो जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा की बात की जा रही है, और 6 बजे तक चलता है। ये 11 बजे से 6 बजे तक चलता है हमारा लोकसभा यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें बात आती है क्वेश्चन आवर की। तो क्वेश्चन आवर आप याद रखिएगा, ये पहला जो घंटा होता है 11 से लेकर 12 बजे तक, ये होता है क्वेश्चन आवर। आप समझ सकते हैं कि एकदम आप मतलब कोई भी पर्सन है जो क्लास में भी आप जब जाते हो, या हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, तो यहाँ पे एकदम फ्रेशनेस के साथ लोग जाते हैं, अपनी क्वेरीज लेकर जाते हैं, अपनी जो डाउट्स हैं उनको लेकर के जाते हैं। तो उनका पहला मूड होता है कि हमें तो संसद में जाके, हमें लोकसभा में जाके क्वेश्चनिंग करनी है, हमें वहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं, जो हमारे डाउट्स हैं, जो हमारी दिक्कत है उनको लेकर के, उनके ऊपर फुल एनर्जी होती है उनके पास। तो वो क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं, ताबड़तोड़ करते हैं 11 से 12 के बीच में, इसलिए इसको नाम दिया गया क्वेश्चन आवर। इसके बाद आता है जीरो आवर। जीरो आवर का कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं है, ये आप जरूर याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि संविधान के अंदर इसका उल्लेख है कि नहीं है, तो इसका उल्लेख संविधान में नहीं है जीरो आवर का। जीरो आवर में क्या होता है, क्वेश्चनिंग बहुत हो गई यहाँ पे 11 से 12, अब ये थोड़े थक जाते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे पेपर्स को रखा जाता है, बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो बिल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है 12 से 1 बजे के बीच में। इसको हम बोलते हैं जीरो आवर। यहाँ पे क्वेश्चनिंग का काम नहीं होता है, अब 11 से 12 के बीच ही क्वेश्चनिंग का काम होता है। इस प्रकार से होता है। फिर ये लोग थक जाते हैं, 11 से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे बहुत कुछ काम ये कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये लोग 1 घंटे का लंच ले लेते हैं, अच्छा खासा अपना फिर पेट भर लेते हैं, भोजन भी कर लेते हैं ये। तो 1 से 2 बजे के बीच में ये अपना लंच लेकर के, उसके बाद फिर से 2 बजे से लेकर और 6 बजे तक इनका काम होता है, जो बिजनेस होता है लोकसभा का, यहाँ पे कि लेजिस्लेटिव बिजनेस, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ये सारे के सारे इसके अंदर किए जाते हैं 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, यानी कि 4 घंटे होते हैं फिर आगे ये काम करने के लिए। तो ये तो बात है लोकसभा की। अब हम देख लेते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा के अंदर भी 11 से लेके और 2 बजे तक तो सेम ही पैटर्न है, यानी 11 से 12 वही क्वेश्चन आवर, फिर 12 से 1 आपका जीरो आवर, फिर 1 से 2 लंच आवर। लेकिन यहाँ पे राज्यसभा के अंदर इनका जो बिजनेस चलता है ये केवल 3 घंटे का चलता है, 2 से लेके 5 बजे तक, यानी कि 6 बजे तक नहीं चलता है। क्योंकि आपको पता है राज्यसभा में थोड़े वृद्ध लोगों को ही भेजा जाता है, जो कि बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो आपको पता है कि ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, थक जाते हैं वो लोग। तो उनको बोला है कि आप 3 घंटे यहाँ पे बैठ जाइए, आप ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे, यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। तो उनको 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया गया है राज्यसभा के अंदर, 2 से लेके 5 बजे तक। तो ये बात है। और बताया गया है कि फ्राइडे को, यानी कि शुक्रवार को, ये जो होता है लास्ट का 2.5 घंटा, लास्ट का जो 2.5 घंटा है वो रिजर्व रहता है प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, जो कि मंत्री नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर। यानी कि वो एमपी तो हैं, लेकिन वो कहीं भी कैबिनेट मंत्री या मतलब मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, उनको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर। तो उनके लिए फ्राइडे को 2.5 जो घंटा होता है, बाकी जो घंटा होता है 2.5 लास्ट में, वो उनको दिया जाता है, उनके लिए रिजर्व रखा जाता है। अब मुझे बताइए, मेरा आपसे प्रश्न है कि लोकसभा है वो एक वीक के अंदर कितने दिन मतलब चलती है, उसका जो बिजनेस है कितने दिन चलता है, 5 दिन या 6 दिन। और राज्यसभा का ही मुझे बताइए वो कितने दिन चलती है, 5 दिन या 6 दिन चलती है। मतलब कि 7 दिन का वीक होता है, उसमें से मंडे टू सैटरडे चलती है या मंडे टू फ्राइडे चलती है, ये मुझे उसका कमेंट करके जल्दी से बताइए। यहाँ बात की जा रही है कैलिफोर्निया की। कैलिफोर्निया में भीषण गर्मी से आग लग गई है, तो उगल रहे हैं जंगल, यहाँ बात कर रहे हैं जानवरों की जान पर बन गई है। तो बात की जा रही है अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया की। यहाँ पे है प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट। प्लूमास नेशनल फॉरेस्ट में बैकवर्थ कॉम्प्लेक्स फायर बुझाने का जतन करते हुए अग्निशमन कर्मचारी व बदमाश भागता हुआ एक वन्यजीव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये बात की जा रही है बैकवर्थ कॉम्प्लेक्स फायर की यहाँ पे। तो कैलिफोर्निया
एक राज्य है यूएसए का, जैसे कि भारत का एक राज्य है राजस्थान। तो कैलिफोर्निया के अंदर ये आग लगी है। कैलिफोर्निया के अंदर मैं आपको बता दूं, हॉलीवुड जो है, हॉलीवुड लॉस एंजलिस के अंदर हॉलीवुड स्थित है, कैलिफोर्निया के अंदर। जैसे भारत का जो हॉलीवुड है, भारत का जो बॉलीवुड है वो महाराष्ट्र का एक राज्य है भारत का, वहाँ पे बम्बई के अंदर स्थित है बॉलीवुड। इसी प्रकार से जो हॉलीवुड है वो कैलिफोर्निया राज्य है यूएसए का, वहाँ पे लॉस एंजलिस फेमस है हॉलीवुड के लिए। तो ये आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए, कहाँ पे कैलिफोर्निया। इस प्रकार की चीज़ें कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।